आज हम अपने इस वीडियो में साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 और 60, 59 और 60 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मौखिक साक्ष्य से संबंध रखती हैं। हम किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए दो प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। एक है मौखिक साक्ष्य और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य उसे कहते हैं। तो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में हम अपने अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ मौखिक साक्ष्य के बारे में बताएंगे, जो कि धारा 59 और 60 में वर्णित है, जिसके बारे में नियम। जैसा आपकी जानते हैं कि मौखिक का तात्पर्य है मुंह से बोला हुआ, अर्थात ऐसा साक्ष्य जो न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर गवाही दे। ऐसा साक्षी जो न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर गवाही देता है उसे मौखिक साक्षी बोलते हैं। इसे प्रत्यक्ष साक्ष्य या आई विटनेस भी कहते हैं, अर्थात ऐसा विटनेस जिसने कि स्वयं उसको देखा हो, सुना हो या महसूस किया हो। कहा गया है कि दस्तावेजी साक्ष्यों की अंतर्वस्तु के अतिरिक्त किसी भी अन्य कथन को मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। तो मौखिक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो न्यायालय में स्वयं गवाह द्वारा, व्यक्ति द्वारा कहे जाते हैं। यह साक्ष्य कोई भी व्यक्ति अपने जबान से, मुंह से वर्णित करके भी दे सकता है, अथवा अगर जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वह अपने इशारों द्वारा भी यह साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दे सकता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है तो वह इशारों में साक्ष्य को दे सकता है। इसी प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं शारीरिक अथवा दिव्यांगता के कारण अथवा कोई दुर्घटना के कारण यदि मुंह से साक्ष्य नहीं बोलकर दे पाता है तो इशारों द्वारा भी साक्ष्य दिया जा सकता है। और ऐसे सभी इशारे जो होते हैं वह मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इस संबंध में एक क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का केस महत्वपूर्ण केस है, जिसमें एक महिला को गला काट दिया गया था और जो कि गला कटने की वजह से मुंह से बोल नहीं पा रही थी, तो उसके द्वारा दिए गए इशारों में दिए गए साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल किया गया, स्वीकार किया गया न्यायालय के द्वारा। अब मित्रों, ये देखना पड़ेगा कि मौखिक साक्ष्य के जो मुख्य तीन विशेषताएं हैं। पहला तो मौखिक साक्ष्य न्यायालय में शपथ पर होना चाहिए। दूसरा, दस्तावेजी साक्ष्यों की अंतर्वस्तु के अतिरिक्त और किसी भी घटना को, तथ्य को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। और तीसरा, जो मौखिक साक्ष्य है वह प्रत्यक्ष होना चाहिए। यही प्रत्यक्ष होने की जो बात है वह मौखिक साक्ष्य में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात प्रत्यक्ष साक्ष्य से तात्पर्य है साक्ष्य प्रत्यक्ष भी हो सकता है और उसका उल्टा अनुश्रुत होता है। अनुश्रुत साक्ष्य जिसे हियर से अर्थात सुना हुआ कहते हैं, लेकिन इसमें अनुश्रुत साक्ष्यों में बहुत और भी कई चीज़ें आती हैं। तो हम यहाँ पहले लेते हैं कि शपथ पर, अर्थात जो भी न्यायालय में गवाह जाता है वो शपथ पर इसको साक्ष्य देता है, मौखिक साक्ष्य देता है, चाहे वह बोल कर दे चाहे इशारों में दे। दूसरा यह है कि मौखिक साक्ष्य दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता न्यायालयों द्वारा। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का साक्ष्य दस्तावेज द्वारा ही दिया जा सकता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यह जो मौखिक साक्ष्य है वह प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष से तात्पर्य है कि वही व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है जिसने कि घटना को अपनी आंखों से, अगर वो दिखने वाली चीज का साक्ष्य है तो अपनी आंखों से देखा हो, सुनने वाली घटना हो तो अपनी कानों से सुना हो, या इंद्रियों से महसूस करने वाली जो भी बात हो तो वह इंद्रियों से स्वयं महसूस किया हो और न्यायालय में जाकर स्वयं साक्ष्य दे उसका। अगर सूंघने वाली किसी गंध की साक्ष्य की बात है तो उसे गंध के द्वारा भी, गंध के सूंघने वाला व्यक्ति ही उसका साक्ष्य दे सकता है। उदाहरण के लिए हम एक ही उदाहरण से
तीनों सभी इन तीनों बातों को हम इंद्रियजन्य तथ्यों को साबित करने की बात को साक्ष्य देने की बात को समझा सकते हैं। जैसे कहीं विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट के बारे में जिसने विस्फोट होते हुए देखा वह साक्ष्य दे सकता है कि हमने ऐसा विस्फोट होते देखा। वह उस विस्फोट की मात्रा को बता सकता है कि इतना बड़ा विस्फोट हुआ था, इतने ऊंचे तक धुआं उठा था, या इस तरह के से वस्तुएं नष्ट हुई थी। इस तरह का साक्ष्य वह दे सकता है। दूसरा, इसी कोई व्यक्ति, हम कह रहे वो देखा नहीं लेकिन उसने धमाके को होते हुए सुना कि वो धमाका कितना भीषण था, हल्का था, बड़ा था। इस बात का साक्ष्य वो सुनने वाला व्यक्ति स्वयं दे सकता है क्योंकि उसने उस धमाके को सुना हुआ है। तीसरा लीजिए कि कोई एक्सप्लोसिव है तो वहाँ पर एक गंध फैल जाएगी। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई गैस सिलेंडर या इस तरह की घटनाओं से विस्फोट होता है तो उस तरह की गैसीली गंध फैल जाती है वायुमंडल में। यदि कोई बारूद या इस तरह की विस्फोटक चीज़ों से कोई विस्फोट हुआ है तो वहाँ उस विस्फोटक की गंध, बारूद की गंध फैल जाती है। तो न्यायालय में ऐसा व्यक्ति जो उस गंध को सूंघता है वह भी उसका साक्ष्य दे सकता है। उदाहरण के लिए कई व्यक्तियों को विष इत्यादि दे दिया जाता है तो विष के मामलों में कोई व्यक्ति जैसे देने का प्रयास किया गया तो वह बता सकता है कि सामान में विष या ऐसी विषैली गंध थी जिसको पहचानने से वह प्रमाणित हो सकता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इनको ज्ञानेंद्रियों द्वारा तथ्य को महसूस किया हो, देखा हो, सुना हो, वही व्यक्ति उस मामले में साक्ष्य, उस तथ्य के बारे में साक्ष्य, मौखिक साक्षी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको हियर से यानी दूसरों के माध्यम से सुनता है वह उसका साक्षी नहीं हो सकता। अर्थात किसी ने कहा कि नहीं मैंने विस्फोट होते देखा था, विस्फोट की मात्रा इतना थी और हमसे यह बात जो है XYZ फला व्यक्ति ने कहा था कि मैं तो उस समय वहाँ पर था और विस्फोट ऐसा था। तो यहाँ पर यह व्यक्ति स्वयं उसने विस्फोट को ना देखा, ना सुना और ना ही उसने उसकी गंध सुनी, बल्कि वह किसी दूसरे की कही गई बात को न्यायालय में दोहरा रहा है। तो ऐसे साक्षी को अनुश्रुत साक्षी कहेंगे, न कि हम मौखिक साक्षी कहेंगे। अब आता है कि अगर मौखिक साक्ष्य देना है तो क्या हर मामले में मौखिक साक्ष्य ही बुलाया जाए? तो कुछ इसके परंतुक हैं। जैसे यदि कोई किसी इस बारे में एक और स्पष्ट बात करना चाहूँगा कि अगर कोई विद्वान कोई राय है किसी के बारे में, अगर किसी तथ्य के बारे में कोई राय है तो वह राय जिस व्यक्ति की है, जिस विशेषज्ञ की है, वह विशेषज्ञ ही उस बारे में कोई राय दे सकता है। जैसे डॉक्टर है, वह विशेषज्ञ है, या कोई किसी व्यक्ति को जहर दे के मारा गया है तो उसका जहर कितना प्रभावशाली था, इस बात का साक्ष्य वही व्यक्ति दे सकता है, वही डॉक्टर दे सकता है, उसका एक्सपर्ट ही दे सकता है जो ऐसी जहरीली चीज़ों के बारे में जानकारी एक्सपर्ट के रूप में रखता हो। लेकिन एक अपवाद इसका परंतुक के रूप में दिया गया है, हमारे अधिनियम में ही, साक्ष्य अधिनियम में ही दिया गया है कि धारा 60 के अंतर्गत कि यदि कोई ऐसी विशेषज्ञ की राय है जो कोई विक्रय हेतु जो दस्तावेज होते हैं, पुस्तकें हैं, जिसे हमारी कई पुस्तकें होती हैं, जिसे कई विद्वानों की राय होती हैं, पुस्तकों में लिखी होती हैं, वो उस मामले के विशेषज्ञ होते हैं और किन्हीं कारणों से उन्हें लाया नहीं जा सकता, या उनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा उनको लाया नहीं जा सकता है, या लाना न्यायालय के लिए बहुत ही संभव नहीं है या बहुत अथाह कठिन है। तो ऐसे मामलों में जहां ऐसे लोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो ऐसे मामलों में उनके द्वारा जो पुस्तकों में लिखे हुए उनकी राय है वह भी मौखिक न होते हुए भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है। अब हम आते हैं, क्या अनुश्रुत साक्ष्य के कोई अपवाद भी हैं? क्या मौखिक साक्ष्य के अपवाद, क्या हर मामले में मौखिक साक्ष्य ही कह चलेगा, अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जा सकते? तो ऐसे कुछ अपवाद हैं जिसमें मौखिक साक्ष्य के बजाय अनुश्रुत साक्ष्य से भी काम चलाया जाता है, न्यायालय उसे स्वीकार भी करते हैं। जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है रेस जेस्टे का धारा 6 के अंतर्गत रेस जेस्टे, अर्थात जो घटना या तथ्य के भाग रूप में जो घटनाएं घटती हैं उन्हें जो है इसके साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल स्वीकार किया जाता है। जैसे कि
एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा है और उसके सामने से ही एक कोई गाड़ी वाला, ट्रक वाला या मोटर वाला गुजरता है और आगे जाके उससे उसका एक्सीडेंट कारित होता है। और जहाँ जाके वो कहता है, और जब आगे बढ़ के वह व्यक्ति जो पैदल जा रहा है, जिसने उसे गुजरते हुए देखा है और आगे जाके देखता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, और वह बताता है कि मेरा एक्सीडेंट इसी वाहन से हुआ है या इसी व्यक्ति ने जानबूझकर मेरा एक्सीडेंट कारित किया है। तो ऐसे जो यह एक प्रकार से वह रास्ते में चलना और उसका दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाना और एक्सीडेंट करने वाले का वहाँ से तुरंत भाग जाना, भागते हुए दिखना या गाड़ी के जाते हुए दिखना, ये एक ही घटना के भाग रूप है। तो इसे ऐसे अनुश्रुत साक्ष्यों को भी रेस जेस्टे के अंतर्गत स्वीकार न्यायालय साक्ष्य के रूप में करता है। दूसरा इसका अपवाद है स्वीकृति और संस्वीकृति। अगर कोई व्यक्ति अपना दायित्व कहीं स्वीकार करता है, संस्वीकृति करता है, तो ऐसे संस्वीकृति को भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में व्यक्ति कह सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है, न्यायालय इसके आधार पर ही निर्णय नहीं दे देगा, लेकिन यह भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इन पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसमें कोई की बात है तो उसे भी उदाहरण के लिए हमारे अधिनियम है। अब अधिनियम जब बना था तो जिन लोगों ने बनाया था उन्हें तो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो उनकी कही गई जो बातें हैं वह भी यहाँ पर न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी मौखिक साक्ष्य के बारे में इतना इस वीडियो में पर्याप्त है, और अगला वीडियो जो है हमारा दस्तावेजी साक्ष्य का के बारे में होगा। धन्यवाद।